नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। समय थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि खबर भी बदली हुई है। दिन की खबर है, डेवलपिंग खबर है, कांग्रेस से जुड़ी खबर है, प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई खबर है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता है, महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश का प्रभार देख चुकी हैं। पहले उनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभार था, फिर पूरे उत्तर प्रदेश का रहा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से तो उन्होंने किनारा कर लिया है, लेकिन वो सीधे पहुंच गई है केरल। और केरल की जो वायनाड लोकसभा सीट है, लगातार चर्चा में रही है 2019 से, क्योंकि राहुल गांधी 2019 में वहां से सांसद चुने गए थे और जब वो अमेठी से हार गए थे तो वायनाड ही वो सीट थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो लोकसभा में 5 साल मौजूद रहे, 2019 से लेकर 2024 तक। बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बयान देने को लेकर उनकी सदस्यता कुछ समय के लिए चली गई थी, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की उनको सजा हुई थी। लेकिन बाद में उनको जब राहत मिली, दोबारा वो वायनाड के सांसद के तौर पर बहाल हुए और एक बार फिर 2024 में वो चुनाव मैदान में उतरे। 3,67,000 के करीब वोटों से वायनाड से राहुल गांधी जीते। पहली बार वो 4 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीते थे। इस बार मार्जिन थोड़ा घटा, लेकिन कंफर्टेबल उनकी जीत थी। लेकिन इस बार भी राहुल गांधी 2019 की तरह 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी की जगह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, जहां उनकी मां चुनाव लड़ा करती थी, वहां से उन्होंने नॉमिनेशन किया था। रायबरेली से भी वो सांसद चुने गए, वायनाड से भी सांसद चुने गए और उसके बाद उन्होंने रायबरेली सीट को, जो उनकी पारिवारिक सीट है, जहां से किसी समय इंदिरा गांधी चुनी जाती थी, फिर सोनिया गांधी चुनी जाती थी और उसके बाद आज की तारीख में राहुल गांधी सांसद हैं, उन्होंने उस पारंपरिक पारिवारिक सीट रायबरेली को रखने का फैसला किया। वायनाड भी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। जब से ये वायनाड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, कांग्रेस कभी हारी नहीं है। और अब राहुल गांधी क्योंकि उस सीट को खाली कर चुके हैं और चुनावी राजनीति में आज से फॉर्मली एंट्री ले ली है प्रियंका गांधी ने। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, इसके अलावा कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, बहुत करीबी नजर रखते हैं और जैसा सुनने में आया है, ये भी इस चुनाव के दौरान 13 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है। डॉक्टर साहब भी प्लान कर रहे हैं वहां जाए। देश भर की तो नजर है ही, दुनिया के तमाम और जो मुल्क हैं जो गांधी परिवार को देखते हैं, करीबी नजर रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का मतलब कहीं ना कहीं गांधी परिवार बहुत लंबे समय से रहा है। प्रियंका गांधी आई हैं, क्या उनके आने से कांग्रेस के लिए अंतर होगा? क्या उनके लिए, खुद के लिए, गांधी परिवार के लिए इसके मायने होंगे? डॉक्टर साहब से हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन के बाद, उनके भाई भी उनके साथ मौजूद थे, कांग्रेस के और तमाम दूसरे नेता मौजूद थे, और उन्होंने क्या कहा, किस तरह का माहौल था, छोटा सा आपको ये दिखा देते हैं, फिर डॉक्टर साहब से समझेंगे कि इन सब चीजों के क्या मायने हैं प्रियंका गांधी के चुनाव राजनीति में आने। तो ये आपको हमने दिखाया है, ये माहौल का एक नजारा था वहां के, जब वो नॉमिनेशन के लिए करने के बाद रोड शो उन्होंने किया और क्या कहा उन्होंने, लंबा एक भाषण दिया उन्होंने। कुछ बातें हम आपको सुना देते हैं। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. ഞാൻ 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയത്, അന്നത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. तो प्रियंका गांधी कह रही है कि 35 साल उनको प्रचार करते हुए हो गए। उन्होंने 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के लिए सबसे पहले प्रचार किया था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे। 17 साल उनकी उम्र थी।
उसके बाद अगले 35 सालों में प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया और कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया। और एक लिगेसी है, उनकी परिवार की एक लिगेसी है, सब लोग जानते हैं इस बात को। आपको भी हम दिखा देते हैं किस तरह की लिगेसी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, परनाना प्रियंका गांधी के थे। इंदिरा गांधी जी जो तीसरी प्रधानमंत्री थी, यानी जवाहरलाल नेहरू साहब के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी। और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जो प्रियंका गांधी के पिता हैं, इनके बीच में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी के पास भी मौका था, जो कि मां है प्रियंका गांधी की, उनके पास भी मौका था। यूपीए की सर्वे सर्वा थी, बहुमत उनके पक्ष में था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया उस समय। और लेकिन यूपीए की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी थी, लंबे समय तक लोकसभा में रही। 1999 में पहला चुनाव उन्होंने जीता था अमेठी से। बाद में 2004 में वो रायबरेली चली गई। अमेठी सीट पर राहुल गांधी जो भाई हैं प्रियंका गांधी के, वो वहां से सांसद चुने गए और 2019 तक सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती रही। और इस बार अभी वो राज्यसभा में है और रायबरेली सीट से राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सोनिया गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में भले ही अभी एंट्री ली है, लेकिन पहले से यानी 35 साल से लगातार चुनाव को देखती रही हैं, प्रचार करती रही हैं। कांग्रेस में उनके पास एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को वो निभाती रही हैं। और कल वो मिली थी मल्लिकार्जुन खड़गे से और उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी, जिसे अब एक्स कहा जाता है। उन्होंने बताया कि केरल की वायनाड सीट पर नामांकन और चुनावी अभियान से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन लिया, आशीर्वाद लिया। अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, साउथ से ही आते हैं, केरल से बहुत दूर नहीं है, कर्नाटक से आते हैं और राज्यसभा के ये भी सांसद है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो एक इस तरह का इन्होंने सम्मान दिखाया, रेस्पेक्ट दिखाया, जिसकी लगातार चर्चा की जाती है। तो अब डॉक्टर साहब, नामांकन हो गया है, हमने दिखाया कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा, हमने दिखाया उनका रोड शो कैसा था, हमने दिखाया उनकी पारिवारिक विरासत क्या थी, लेकिन गांधी परिवार का जो असर था, दबदबा था, जो जलवा नजर आता था, और कहीं ना कहीं 2009 के चुनाव तक उसकी एक छाप भी थी, जब कांग्रेस ने 206 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन जब से राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में मोदी युग की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव बढ़ा है। 2014 के चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाया, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की कीमत पर ही हुआ है। और कांग्रेस पहले 44 पर सिमट गई थी, फिर अगले चुनाव 2019 में 52 सीटें मिली। इस बार जरूर 2024 का जो चुनाव हुआ, 99 तक कांग्रेस पहुंची थी। 2 सांसद उनके कम हुए, वायनाड से इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने, और नांदेड़ में जो उनके सांसद चुने गए थे उनकी मौत हो गई। दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लोकसभा की दोनों सीटों पर, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा वायनाड की है। प्रियंका गांधी राजनीति में फॉर्मली आ गई हैं, क्या मायने, कैसे इसको देखा जाए? नहीं वात्सल जी, प्रियंका गांधी जी फॉर्मली तो चुनाव में उसी समय आ गई जब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बनी और यूपी की प्रभारी भी बनी, तो फॉर्मली राजनीति में है। ये जरूर कहेंगे कि स्वयं चुनावी राजनीति में पहली बार आई है। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि पिछले 35 वर्षों से मैं चुनावी प्रचार कर रहा हूं, पिता से शुरू किया, आदरणीय सोनिया जी के वो लगातार चुनाव प्रभारी भी रही, एक तरह से पूरा का पूरा चुनावी कमान उनके जिम्मे रहता था, वो बाहर नहीं जाती थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों से प्रियंका गांधी बाहर भी, रायबरेली और अमेठी से बाहर भी चुनावी प्रचार में जा रही है। और 24 में तो देखा गया कि यूपी से बाहर पूरे देश में वो धुआंधार प्रचार की है। और ये संजोग है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये विरोधी पार्टी वाले लोग भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी को देश की पब्लिक दूसरे नेताओं की अपेक्षा काफी
पसंद करती है, उनको लोग सुनना चाहते हैं। तो ये है, वो पब्लिक के बीच में अपने भाषणों से कनेक्ट करती है और बातें भी माकूल उठाती है। जो उनका सब्सटेंस रहता है भाषणों का, वो गौर करने लायक रहता है। वो कोई कह नहीं सकता है कि इधर उधर की बात कर रही है, बात टू दी पॉइंट करती है। ये खूबी उनमें है। लोग तो ये भी कहते हैं, आम लोग, कि कुछ न कुछ श्रीमती इंदिरा गांधी की छवि है उनमें, दिखने में भी और बात व्यवहार में भी, और पब्लिक से भी बहुत क्लोज कांटेक्ट करती है। अब देखिए, रास्ते में भी जा रही थी, एक परिवार से जो कोई चाहने वाले थे, उनसे मिली भी एक महिला से जो बहुत दिनों से खोज रही थी। तो इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है आम जनमानस पर प्रियंका गांधी का। और ये भविष्य में अगर ये जीतती है, मैं कह रहा हूं अगर जीतती है, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे प्रबल संभावना है कि जीतेंगी और बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगी, तो आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी उनके जो अपने स्किल्स हैं, उनके जो अपने अनुभव हैं राजनीति में, जनता के समस्याओं को समझने का, उसका फायदा इस देश को मिलेगा। भाई, संसद क्या है? आप सही तरीके से देश की आम आवाम की, जनता की जो समस्या है उसको रखिए लोगों के बीच में, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके बीच में सशक्त तरीके से, और समाधान का उपाय खोजिए। ये पार्लियामेंट का यही काम है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के रूप में देश का एक अच्छा पार्लियामेंट्रियन मिलेगा आने वाले वक्त में, 23 नवंबर के बाद। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो आपने बात की कि प्रियंका गांधी की इंदिरा गांधी से तुलना की जाती है, उनके नाक नक्श मिलाने की बात की जाती है, उनके बोलने के अंदाज, उनके करिश्माई अंदाज को लोग कहते हैं कि काफी कुछ इंदिरा जी से मिलता है। तो एक दौर ऐसा था जब इन्होंने खुद बताया कि 35 साल पहले इन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी 1989 में। हालांकि उस समय इनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन 1999 जबकि वो 27 साल की हुई, और उसके बाद 2004 जब इनके भाई ने राजनीति में फॉर्मल एंट्री ली, तब ये शुरुआत कर सकती थी और कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज हो सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी 1984 तक इस देश में थी। तो जिस पीढ़ी ने उनके प्रभाव को देखा, उस असर को महसूस किया, वो पीढ़ी अब कमोबेश वानप्रस्थ की तरफ बढ़ गई है और आज का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है। आप देखते हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। तो कहीं देर कर दी है क्या चुनावी राजनीति में इनको एंट्री दिलाने में कांग्रेस ने? आपको क्या लगता है? देखिए, हालात पर निर्भर करता है वात्सल्य जी। सोनिया गांधी पहली बात तो इस देश की मूल की जन्म लेने वाली नहीं है, और जब यहां रहने लगी शादी के बाद, और जो उनके घर में घटनाएं घटी, पहले सास की हत्या हुई, फिर पति की हत्या हुई, वैसे परिस्थिति में खुल करके किसी के लिए भी पॉलिटिक्स में रहना बहुत मुश्किल काम है। एक डर का माहौल था सोनिया गांधी के लिए, और बच्चे पूरे परिपक्व नहीं थे, तो उन बच्चों की सिक्योरिटी की भी उनके सामने समस्या थी। वैसे स्थिति में दोनों भाई बहन राजनीति में आए, उन लोगों को उचित नहीं लगा। भाई, एक सिक्योरिटी की बात तो थी ही, जिस तरह से आतंकवाद पूरे देश में था और जिन परिस्थितियों से ये परिवार गुजर रहा था, उसमें मुश्किल काम था, तो अपने आप को थोड़ा अलग रखिए। अब ये धीरे धीरे हालात ठीक हुआ है, तो और ये जरूरत भी महसूस किए। अब सोनिया गांधी खुद जो है 77, हालात सुधरे हुए, बल्कि हालात 10 साल 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी। अगर आप उन्हीं हालात की दुहाई देंगे तो बहुत सारे सवालिया निशान लगेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि लोग मानते हैं, कई लोग कहते हैं कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर के लोग ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, बाहर के लोग खुलकर कहते हैं। राहुल गांधी के अंदर बहुत सारे लोग नेशनल फ्लेयर नहीं देखते पॉलिटिक्स का,
जो कि प्रियंका गांधी में बहुत से लोगों को नजर आता है। आपने कभी भी, कई बार आपसे चर्चा हुई है और आज भी आपने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी के अंदर राजीव गांधी वाली क्वालिटी नजर आती है या पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई अक्स नक्श मिलता है या उस अंदाज में वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना आपने कहा, ना कोई और दूसरे विश्लेषक कहते हैं, ना आलोचक कहते हैं। लेकिन जब भी प्रियंका गांधी की बात आती है, लगातार उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होती है। कांग्रेस के लोग भी करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, और यह माना जाता है और विरोधी तो आरोप भी लगाते हैं कि राहुल गांधी को कई बार लॉन्च करने की कोशिश की गई लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी के बारे में उल्टी बात कही जाती है और यह आरोप भी लगाया जाता है कि राहुल गांधी की कीमत पर प्रियंका गांधी को पीछे रोक कर रखा गया, जिससे कि एक कंपटीशन घर के अंदर ही ना हो। और प्रियंका गांधी की एंट्री में देरी की वजह यह बताई जाती है और बार बार कांग्रेस वर्कर्स पोस्टर लगा लगा कर मांग करते रहे कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए। मैं आपसे, क्योंकि इस मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इनकी एंट्री हुई, आप कह रहे हैं कि फॉर्मल राजनीति में थी, उन्होंने खुद भी बताया है कि 35 साल से हैं, महासचिव भी लंबे समय से हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में जो देरी हुई है, देरी कांग्रेस की कीमत पर हुई है। कांग्रेस को भी कुछ खामियाजा इसका हुआ है और अब इनके आने से कुछ बदलाव होने जा रहा है। देखिए वत्सल जी, संसदीय राजनीति जो है ये 24 आवर का है। इसमें आदमी चैन नहीं ले सकता है। जब पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनता है सीधा, तो अगर आप इधर उधर करेंगे तो पब्लिक पोस्टर लगा के खोजने लगेगी कि ये कहाँ गायब है, लापता है। अब देखिए, भारतीय महिला है, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, बच्चे बहुत छोटे थे प्रियंका गांधी के, उन बच्चों की परवरिश भी करनी थी। आज के डेट में बच्चे सियाने हो गए हैं, बच्चे अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में। एक बार फिर माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, लेकिन आप पारिवारिक कहानी अगर सुना रहे हैं तो फिर इनको राजनीति में आज भी नहीं आनी चाहिए। कल बच्चों की और दूसरी जिम्मेदारियां होंगी, पति की कुछ और जिम्मेदारियां होंगी। जहां आप पार्टी के लिए जाते हो, जहां आप देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचते हो, तो ऐसे मतलब आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि कोई भी महिला इस तरह राजनीति में ना आए। आज 33% आरक्षण होने जा रहा है। गंभीर मुद्दे पर हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, ऐसी व्यक्तिगत चीजें, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उसे महासचिव रहते हुए भी आपको क्या लगता है कि टाइम नहीं देना पड़ता है? केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना पड़ता है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की जितनी बैठक होती है, अंदर जाकर अपनी बात को अपने अंदाज में रखेगा। और प्रियंका गांधी को आज जो आप गिना रहे हैं चीजें, वो खूबियां कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको मिस कर रही है। क्यों पोस्टर कांग्रेस के नेता लगातार लगाते रहे, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, और दूसरी जगहों पर लगातार वो कैंपेन करती रही है, हिमाचल से लेकर दूसरी जगहों पर। आप सीधे बताइए कि देर से एंट्री हो रही है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नहीं, देर से एंट्री तो जरूर हुआ है। चाहने वाले तो बहुत प्रारंभ से चाहते थे कि प्रियंका गांधी जी सीधा पॉलिटिक्स में आए, चुनावी राजनीति में आए, लेकिन उन लोगों का अपना एक था, उन लोगों ने अपना प्रायोरिटी तय किया और पिछले 5-7 वर्षों से हैं भी, और अब ज्यादा महसूस करती है, इसलिए कि 77 साल जब उम्र हो गया, स्वास्थ्य जब काम उतना नहीं करने लगा श्रीमती सोनिया जी का, और वो चुनावी राजनीति से अपने आप को अलग कर ली। देखिए, राज्यसभा में गई, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, तब ये आई है ये प्रियंका गांधी जी। तो मेरे ख्याल से ये समय अनुचित नहीं है, उचित है समय। सबका अपना अपना परिस्थिति होता है और जो आम लोग हो सकता है उस परिस्थिति को न समझ पाए। तो मेरे ख्याल से जब आए तभी से शुरू हो, ये अपने आप में है, और मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि क्या फर्क आएगा प्रियंका गांधी के आने से? क्या फर्क कांग्रेस की राजनीति में आएगा? कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? किस तरह का फर्क आएगा? साउथ इंडिया से वो चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ में भी कहीं से चुनाव लड़ सकती थी, अपनी पारंपरिक सीटों को चुन सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार जरूर घटा है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़े तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन सकता था। तो क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है कि नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे राहुल गांधी साउथ से, क्योंकि बेल्लारी से शुरुआत की थी सोनिया गांधी ने,
और इंदिरा गांधी भी साउथ में चुनाव लड़ चुकी हैं, तो कोई ऐसा कनेक्ट जोड़ने की कोशिश है, क्या है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं जो समझता हूं वात्सल्य जी, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से ज्यादा वेल तरीके से प्रियंका गांधी जी नॉर्थ इंडिया में कनेक्ट कर सकती है पब्लिक को, करती भी हैं। उनकी भाषण की जो शैली है, इतना फ्लुएंटली धारा प्रवाह है, हिंदी बोलती है और लोग पसंद भी करते हैं उनकी भाषण को। तो मेरे ख्याल से भाषण एक जरिया होता है पॉलिटिक्स में आम पब्लिक के बीच में अपने आप को कनेक्ट करने का, जोड़ने का, और ये बखूबी करती है। इसका फायदा कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में भी मिलेगा। वो लड़ तो रही है साउथ इंडिया से, लेकिन उत्तर भारत के आम पब्लिक के बीच में नरेंद्र मोदी जी की क्या खूबी है? यही खूबी है, भाषण प्रॉपरली जितने तरीका से वो देते हैं, लोग महसूस करता है अपने आप को कनेक्ट करने में। तो यही बात है प्रियंका गांधी को, इनका भी बहुत ही भाषण का जो कला है, धारा प्रवाह हिंदी बोलने की जो इनकी खूबी है, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया में भी। और मेरे ख्याल से अगर चूंकि चुनावी राजनीति में भी आ गई है, तो हर एक स्टेट में जब चुनाव आएगा तो उसमें भी इंटरेस्ट ये लेंगी कैंडिडेट बनाने में, अलायंस करने में, इन सारे चीजों में उसका असर पड़ेगा कांग्रेस के साथ साथ भारतीय राजनीति पर आने वाले समय में, जो मैं समझ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जब ये चुनाव हो रहे थे 2024 के, उसके पहले जैसा अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। जैसे फूलपुर तो अब डिसाइड कर लिया अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस को दे देंगे, नहीं तो तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक थे, कांग्रेस पार्टी को उसमें शामिल कराना चाहते थे। नीतीश कुमार साहब अलग हो गए थे, और समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़े ये एक बार्गेन करना चाहती थी। इस बीच में राहुल गांधी का एक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो गई थी, और जब उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री हुई, काफी लंबे समय तक प्रियंका गांधी भी उस यात्रा का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मुरादाबाद, जो कि उनका ससुराल माना जाता है, रॉबर्ट वाड्रा साहब मुरादाबाद के हैं, वहां से वो शरीक हुई और उन्होंने पहला ही कनेक्ट पब्लिक के साथ किया और कहा कि ये मेरा ससुराल है, या क्या मेरे पति हैं। इस तरह का उन्होंने कनेक्ट करके एक पारिवारिक माहौल बनाने का प्रयास किया। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के चीफ जो हैं अखिलेश यादव, वो भी मुरादाबाद से ही जुड़ जाएं, लेकिन वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। जब तक समझौते ना हो जाए, सीट पर बातचीत ना हो जाए, तब तक वो आने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने रीच आउट किया, और उसके बाद जब यूपी का लैग खत्म हो रहा था आगरा में, उससे पहले उन्होंने सहमत किया कि राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव आए। और अगर आपको वो तस्वीरें याद हो कि एक जीप के बोनेट पर या खुली गाड़ी के बोनेट पर तीनों लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद थे। और उसके बाद जो कुछ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ, वो तो एक इतिहास का हिस्सा है। इतना अच्छा प्रदर्शन पिछले 10 सालों के अंदर न कांग्रेस ने किया था और ना ही समाजवादी पार्टी ने किया था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जिन जगहों पर चूक जाते हैं या बात नहीं कर पाते या रीच आउट नहीं कर पाते, प्रियंका गांधी उस गैप को कम कर देती है। मैं दोबारा उस सवाल पर आ रहा हूं, तो क्या राहुल गांधी को बढ़ाने की कीमत पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को पीछे रखती रही है, और अब अगर आगे भी ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस को घाटा हो सकता है? निष्पक्ष अपनी राय दीजिएगा, बिना राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे हुए। दोनों एक दूसरे के जोड़ने वाले, तोड़ने वाले नहीं है। दोनों भाई बहन में बहुत इंटीमेसी है। हाँ, एक बात जरूर जो आपने कहा कि अखिलेश जी को जोड़ा प्रियंका जी ने, प्रियंका जी में ये खूबी है। देखिए, इस परिवार से अलग हो गई है मेनका गांधी जी, लेकिन अपने भाई वरुण गांधी से लगातार जुड़ी हुई रहती है प्रियंका गांधी। और एक समय आया था कि दोनों परिवार जैसे जुट जाएगा। ये अलग बात है कि दो गोतनी में नहीं पट पाया तो जुट नहीं पाए, लेकिन भाई बहनों में इतना प्रेम है कि जुटने के लिए वरुण गांधी एकदम तैयार थे। यही हाल है। देखिए,
पप्पू यादव की पार्टी छोटी ही पार्टी है, लेकिन उस पार्टी को मर्ज करवाया प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी में ये खूबी है, ये सुनने को मिला है कि आने वाले समय में बिहार की प्रभारी प्रियंका गांधी बन सकती है, इसलिए कि बिहार में वो चाहती हैं कि पार्टी को मजबूत करें। और अभी तक क्या होते रहा है, बगैर बगैर किसी तरह का बढ़िया से तालमेल किए हुए एक तरफा लोग निर्णय लेते रहे हैं, और दूसरे जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं इतने मजबूत नहीं रहे हैं कि सही हकीकत सामने पार्टी नेतृत्व के रख सके। तो ये बात चल रही है, उन पर आशा तो लोगों को है, इसलिए इस तरह की बातें उठ भी रही है। प्रियंका गांधी अगर कल होकर के बिहार के प्रभारी होती है तो मनमानी किसी का नहीं चलेगा, पार्टी मजबूत होगी, हो सकता है अकेले भी चले। अब देखिए असर हो गया, सीपीआई एमएलए जो चाहे सो तो नहीं हो पाया वहां झारखंड में, सीपीआई एमएल को अलग होना पड़ा। भाई आप अगर नहीं तालमेल नहीं समझेंगे हकीकत को तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पीछे पीछे चलेगा लोग। आरजेडी को भी 7 मिलने की बात थी तो 6 पर मिला, 6 पर संतोष करना पड़ा और सीपीआई एमएल अलग हो गया। एक बात और है, मेरे ख्याल से अगर प्रियंका गांधी के जिम्मे अगर कुछ जिम्मेवारी उस तरह की रहती तो नीतीश जी आज अलग नहीं रहते इंडिया गठबंधन से। क्या था, कन्वेनर बनना था, सिर्फ बनते क्या फर्क पड़ता था, लेकिन देश की राजनीति आज दूसरे दिशा में होती। ये बिहार वालों की देन है कि नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, अदरवाइज वो अलग नहीं होते, देश में और सारे लोग जुड़ते और उसका परिणाम होता कि कुछ अलग दिखता देश में, ये संसदीय राजनीति जो है अलग दिखता। तो प्रियंका गांधी के आने से ये असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जहां बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि प्रियंका गांधी अगर होती उस समय डिसीजन मेकर तो नीतीश कुमार अलग नहीं होते, इंडिया अलायंस का हिस्सा होते। आपने कुछ वही याद दिला दिया है जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आए और उस समय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे राहुल गांधी, और ये कहा गया कि हिमाचल में राहुल गांधी क्योंकि प्रचार करने नहीं गए, प्रियंका के हाथ में कमान थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो निश्चित तौर पर जो बात छुपा के रखी जाती है, जो कांग्रेस के अंदर दबा के रखी जाती है, आज आपने उसको कहीं ना कहीं आवाज देने की कोशिश की है। मैं यही समझना चाहता हूं आपको कि क्या जब डिसीजन मेकिंग प्रियंका गांधी के हाथ में होती है तो जो भी कम समय के लिए रही है उन्होंने बेहतर नतीजे दिए हैं, विरोधियों को भी वो बेहतर तरीके से रीच आउट कर पाती हैं, बेहतर तरीके से अपनी बात को कर पाती हैं, इसीलिए फैमिली को यूनाइट रखने के लिए कहीं ना कहीं उनको बैक सीट पर रखा जाता है कि आप प्रचार तो करोगे लेकिन आप डिसीजन नहीं लोगे, आप फ्रंट में नहीं आओगे, क्योंकि ये बताया जाता है कि इटली में भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरह पितृसत्तात्मक समाज है और राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश है। लोग, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसी के लिए आज प्रियंका गांधी का भी दर्द छलका? उन्होंने कहा कि 35 साल से मैं कैंपेन कर रही हूं, अपने पिता के लिए किया, अपनी मां के लिए किया, अपने भाई के लिए किया, दूसरों के लिए किया, पहली बार मैं अपने लिए वोट मांग रही हूं। 35 साल का लंबा इंतजार, जिसे कहा जाता है कि फैमिली सब कुछ है कांग्रेस के अंदर, और उस फैमिली की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है जिनमें इंदिरा गांधी की झलक बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। अगर दर्द नहीं होता तो ये बात बाहर नहीं आती। नहीं बात सर जी, दर्द नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। देखिए आप गौर कीजिएगा पिछले दिनों पर, तो भारत में एक कांग्रेस के अंदर में G23 बना, ग्रुप बना 23 लोगों का, जो प्रेशर नेतृत्व वर्ग पर दे रहे थे मेरे तरीका से चलिए। उसके सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे गुलाम नबी आजाद जी, जो पार्टी छोड़ करके चले गए, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कश्मीर में ये जो परिस्थिति बनी, हौच-पौच हो गया स्थिति। प्रियंका गांधी वो शख्सियत हैं कि ऐसे ग्रुप पे हावी नहीं हो सकते हैं। असल में राहुल गांधी जी का जो है वो कठोर निर्णय ले नहीं पाते हैं, कठोर निर्णय नहीं, सीनियर लोगों का इज्जत करके उन लोगों को छोड़ देते हैं, और ऐसे ग्रुप में जितने जो होते हैं सीनियर लोग भी होते हैं। हालांकि सचमुच में जरूरत है कठोर निर्णय लेने की,
जैसे हरियाणा में ही कुछ कठोरता तो वहां दिखनी चाहिए। अब पुनः ये G23 वाले कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, क्योंकि वो अपने ढंग से इसको मोल्ड करना चाहते हैं, इसको चाहते हैं कि अपने तरीका से इसको हम रखें। प्रियंका गांधी में जरूर वो खूबी है कि अपने तरीका से नहीं, कांग्रेस पार्टी को जिस चीज की जरूरत होगी उस जरूरत के मुताबिक निर्णय होंगे आने वाले समय में। ये जरूर होगा, जैसे जैसे प्रियंका जी मजबूत होगी, उनके जिम में जैसे जैसे अधिकार आएंगे, ये निर्णय जरूर होंगे कांग्रेस में, जो कांग्रेस के लिए हितकर होगा मेरे ख्याल से आने मैं वाले आपसे वक्त में। पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब दें, बिना कांग्रेस नेतृत्व से घबराए डरे या क्योंकि देखिए जब तक ईमानदार विश्लेषण नहीं होगा डॉक्टर साहब, तब तक चीजें सामने नहीं आती हैं। और वो कांग्रेस पार्टी इसीलिए पिछड़ती जा रही है शायद कि ईमानदारी के विश्लेषण नहीं हो रहे हैं। लोग जो उनको सलाह भी देते हैं वो प्रॉपर सही तरीके की सलाह नहीं देते। दो चार छह लोग जो प्रवक्ता, पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि उनके जो तमाम प्रवक्ता आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं, अब यही स्थिति कांग्रेस के लिए हो गई है। और गुलाम नबी साहब का जिनका आपने जिक्र किया, ऐसे लोगों की सलाह तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार मानते रहे, राज्यसभा उनको लगातार भेजते रहे, मलाई के पद उनको लगातार देते रहे। उत्तर प्रदेश में और बिहार में कांग्रेस को गर्त में ले जाने के लिए भी कई लोग उनको जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक यूपी के भी प्रभारी रहे और वहां उन्होंने कोई नतीजे नहीं दिए। ऐसे लोगों को प्रश्रय बढ़ाया दिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। और कई लोग मानते हैं कि 206 से घटके जो सीधे 44 पर चली गई कांग्रेस, ऐसे ही नेताओं का कोई ना कोई उसमें रोल रहा। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में आ गई है, अब वो संसद के अंदर होंगी, संसद में वो बोलेंगी, बाहर भी बोलेंगी। और जब वो बोलेंगे, अभी तक क्या होता था कि हम देख रहे थे कि 2010 के बाद से पार्लियामेंट के अंदर एक रणनीति बीजेपी लेकर आती थी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी काफी कम बोलती थी। राहुल गांधी 2014 से लगातार सबसे ज्यादा निशाने पर रहते थे भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंका गांधी आने के संसद में पहुंचने के बाद अगर वो चुनाव जीतती हैं, मुकाबला उनका कड़ा होगा जैसा तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मोकरी साहब सीपीआई की तरफ से हैं और नव्या जी बीजेपी की तरफ से हैं, दोनों भी अपना दम लगाएंगे। बाकी तमाम लोग भी चाहेंगे कि एक अच्छी फाइट दी जाए, तो तमाम पार्टियां अपना जोर लगाएंगी जाकर वायनाड में। दिन ज्यादा नहीं रह गए हैं। लेकिन जब प्रियंका गांधी अगर मान लीजिए संसद पहुंचती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी क्या अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा? क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस को निश्चित तौर पर वात्सल्य जी फायदा होगा और संसदीय राजनीति में इस देश को भी फायदा होगा, क्योंकि ये जब विपक्ष भी सशक्त रूप से कोई चीज रखता है तो उसका असर पड़ता है सरकार पे। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से ही, पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं था 10 वर्षों तक, आज अगर विपक्ष का नेता है कोई तो इसका असर पड़ रहा है ना। सारे डिसीजन मनमानी तरीके से नहीं हो रहे हैं, कम हो गया उधर, इधर मजबूत विपक्ष हो गया, विपक्ष का लीडर एक हो गया, तो बातें आने लगी, तो सब मन की बात नहीं होने लगा। वैसे ही जब प्रियंका जी रखेंगी काफी सशक्त तरीके से पार्लियामेंट में, तो सरकार को भी उन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, बगैर ध्यान दिए हुए काम नहीं चलेगा। तो इसका फायदा जरूर इंडियन पॉलिटिक्स को मिलेगा मेरे ख्याल से, समझ में जो मुझे आता है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि एक ब्रांड, गांधी परिवार एक ब्रांड था, और खास तौर पर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी, उसके बाद भी गांधी परिवार का एक करिश्मा जलवा माना जाता है कि बरकरार रहा। लेकिन 2014 के बाद से गांधी परिवार एज ए ब्रांड बहुत नीचे चला गया, क्योंकि आज उस तरह की अपील नहीं दिखती है। तो क्या प्रियंका गांधी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है जब वो चुनावी राजनीति में आ रही हैं, पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों का दायरा बढ़ा है, राजनीति का अंदाज बदला है बहुत कुछ। प्रशांत किशोर जो आपके बिहार से ही आते हैं, वो तो साफ तौर पर उन्होंने एक विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दिया और उसमें साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले हैं, इस देश में 22% मुसलमान है, उतने ही वोट उनको मिले हैं। तो एक नैरेटिव ये कहा गया कि कांग्रेस जो है सभी वर्गों का वोट लेने वाली पार्टी नहीं है, एक मुसलमान वर्ग
ही उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग मानते हैं कि अब जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके वोट की अब उतनी कीमत नहीं रही। जैसे कभी मान कहा जाता था तुष्टीकरण मुसलमानों का होता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी आरोप लगाते हैं। तो ऐसे बदले दौर में प्रियंका गांधी क्या ब्रांड गांधी परिवार जो सो कॉल्ड था कांग्रेस का, और देश में कई लोग लगाव भी रखते थे जवाहरलाल जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, उसको दोबारा कुछ बूस्ट कर पाएंगी, कुछ दम दे पाएंगी, या वो दौर बीत चुका है? देखिए वात्सल जी, पूर्ण रूपे न सत्य नहीं। 22% देश में मुसलमान हैं, किसी स्टेट में 7% मुसलमान है और 37% अगर कांग्रेस को वोट मिलता है तो केवल मुसलमान का वोट नहीं न मिलता है, किसी को भी। बीजेपी को चाह रहा हूं कि ये आकलन, ये परसेप्शन प्रशांत किशोर और उनके जैसे लोग, ये ऑफिशियल बयान है प्रशांत किशोर का, आप जाएंगे तो अगले किसी कार्यक्रम में मैं वो बयान आपको हूबहू सुनवा भी दूंगा, और जिसका बाहर आकर कांग्रेस पार्टी विरोध करने की हिम्मत में नहीं रहती है या कह नहीं पाती। आज मैंने ये सवाल पूछा है तो शायद आप इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि राजनीति की दिशा को एक अलग कलर देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जैसे प्रशांत किशोर जी आकलन करते हैं, वैसे मैं भी एक आकलन बता रहा हूं कि जिस स्टेट में चुनाव हुआ 7% अगर मुसलमान है वहां मध्य प्रदेश में, और अगर 37% कांग्रेस को वोट आ रहा हो तो केवल मुसलमान नहीं है, ये आकलन सही नहीं है। और मुसलमान का वोट सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिलता है, बहुत सारी देश में पार्टियां हैं, सबको मिलता है। बीजेपी को भी कुछ मिलता है, कुछ बीजेपी को भी मुसलमानों का वोट मिलता है। तो ऐसा नहीं है, पार्टियां होती हैं, सब कम बेसी सबका सबको वोट मिलता है। ये जरूर बात है कि हिंदू का वोट ज्यादा बीजेपी को मिलता है, अगर कम मिलता है परसेंटेज तब न पीछे है कांग्रेस, लेकिन सबको मिलता है। इस तरह से धर्म के आधार पर बांटना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम आपसे सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। आप कांग्रेस के डिफेंस में जाकर खड़े हो जाते हैं डॉक्टर साहब। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस देश के अंदर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है या नहीं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोट के भरोसे है? आपको जवाब इस चीज का सवाल मैंने आपसे ये पूछा, आप अलग तरीके से बताने लगे। आप एक आइडियल सिचुएशन, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि परसेप्शन ये कांग्रेस के विरोधी बना रहे हैं या नहीं? ये ब्रांड ये लगातार कांग्रेस के विरोधी नहीं, ये बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, जो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कांग्रेस के संबंध में इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के। प्रशांत किशोर को आप बीजेपी का सपोर्टर कह रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं? वो अलग अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो बीजेपी का अपने आप को विरोधी बताते हैं, तो वो केवल बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, वो किसी जमाने में बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी अपनी एक निजी पार्टी है प्रशांत किशोर की, और ये बयान प्रशांत किशोर का है, ये किसी और का बयान नहीं है। ये वही प्रशांत किशोर है जो 1.5 साल पहले कई सारी स्लाइड बनाकर 3 दिन तक कांग्रेस के इन्हीं तमाम नेताओं को प्रेजेंटेशन देने गए थे, उन्हीं प्रशांत किशोर का बयान है। और कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने उनको 3 दिन का वक्त दिया था, एक कमेटी बाद में बनाई थी उनके सुझावों को जांचने पर रखने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर अपने आप को नहीं मानते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, परसेप्शन सही नहीं उनका है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो हैं, मैं जो कह रहा हूं, जो बीजेपी के साथ हैं, मुखिया के रूप में बीजेपी जब पार्टी रहती है तो वो जरूर परसेप्शन बनाते हैं। लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को लेकर के चलती हैं और कांग्रेस के विरोधी, मुसलमानों को संपूर्ण रूप से साथ लेके चलती हैं और बीजेपी के कांग्रेस के विरोधी हैं, फिर भी वो उनके साथ हैं। परसेप्शन तो बनाते हैं, लेकिन परसेप्शन वही बनाते हैं जो बीजेपी के साथ हैं, अदरवाइज सब लोग नहीं बनाते। कोई भ्रष्टाचार का बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कहां सब लोग यही बनाता है कि मुसलमान की पार्टी है। चलिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, जवाब की मुझे आपसे कुछ और उम्मीद थी, आप अलग जगह चले गए। मैंने आपसे पूछा था कि आज जो परसेप्शन है, आप माने या ना माने, बाकी लोगों के सामने एक परसेप्शन ये खड़ा किया गया है, जानकार लोगों ने खड़ा किया है, और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप प्रियंका गांधी के आने के बाद इसमें कोई बदलाव आएगा, लेकिन शायद आप उसका जवाब नहीं देना चाहते,
वो आपकी अपनी चॉइस है। नहीं, आप तीसरी बार में अगर आप जवाब देंगे तो फिर क्या फायदा? जी नहीं, बताइए। ये जरूर बदलाव आएगा प्रियंका गांधी के आने से। इस परसेप्शन को तोड़ने में मदद मिलेगी। ये जो परसेप्शन है वो ध्वस्त होगा। खैर, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया, कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई इसको तोड़ने की। तमाम उन्हीं लोगों का, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि प्रशांत किशोर साहब को भी 3 दिन का वक्त दिया था कांग्रेस ने, उन्होंने जाकर अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया। मेरी अपनी जो समझ है, आप कांग्रेस को ज्यादा करीब से देखते हैं, वात्सल जी तरीके से देखते हैं, आप उनको ज्यादा करीबी तरीके से देखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस समय कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ था, जिस समय कांग्रेस नीचे जा रही थी, उसी समय प्रियंका गांधी को आना चाहिए था आगे। और क्या रीजन रहे, क्योंकि हर चुनाव के पहले एक हवा इस तरह की बनाई जाती थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने दिल्ली में भी देखा है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी बड़े करीब से देखा। और प्रियंका गांधी के आने के बाद कम से कम एक उत्साह की लहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जरूर नजर आती है, वो बूस्टअप होते हैं। आज केरल में, वायनाड में उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद देशव्यापी बहस नहीं होती। प्रियंका गांधी आएंगी, हमारी उनको शुभकामनाएं। अभी उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, और इसके बाद एक लंबा इम्तिहान, जो अग्निपथ जिसे कहा जाए राजनीति का, कांग्रेस के लिए चल रहा है, उस पर उनको भी चलना है। वो आने के बाद क्या बदलाव करती हैं, कितना बदलाव करती हैं, किस सोच के साथ सामने आती हैं, क्या उनके विचार हैं, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो उनकी एंट्री हुई है, आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है, उसके बाद जिस तरह का जोश कांग्रेस में दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए कम से कम एक अच्छा संकेत है। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, अपनी बातें रखी, बहुत बहुत आपका आभार, और सभी देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।